और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिवरेजेस एंड इट टाइप्स। ठीक है जी, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिवरेजेस क्या होती हैं और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, इसको जो है वो हम आज बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है लिवरेजेस, जैसे मैंने आपको बता भी दिया। लिवरेज का मतलब क्या होता है और इसके मायने और इसको अकाउंट में हम अपने फाइनेंस में किस तरह से लेके चलते हैं। लिवरेज का जो वर्ड है ये निकला है एक वर्ड, साइंटिफिक वर्ड लीवर से। एक मशीन होती है हमारे पास दैट इज कॉल्ड लीवर। लीवर जो हमारी मशीन होती है, ये जो हमारे हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसको उठाने के या इसको मूव करने के, लीवर पुली वाली चीज होती है, इसको पुल करने के काम आती है बेसिकली। अगर कोई बहुत बड़ा कोई स्टोन है जो आपने मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो आप उसको वेट की उसकी हैवीनेस की वजह से उसको उठा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि वी जस्ट हैव अ आयरन रॉड, और उस आयरन रॉड को जो है वो उसके नीचे प्लेस करते हैं, और उस पर जब हम पुश करते हैं तो उसकी लीवर की मदद से हम उस हैवी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करने के लिए अगर आपको लिवरेज की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरीके से हमारी फाइनेंस में जो हमारी हैवी कॉस्ट होती है, जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, उसको कवर करने के लिए जो हमें लिवरेज चाहिए होता है, या जो हमें मार्जिन चाहिए होता है, या जो हमें फाइनेंस चाहिए होता है, उसको कहा जाता है लिवरेज। तो लिवरेज हमारे पास फाइनेंस में क्या है जनाब? The term leverage refers to an increase means to accomplish some purpose। कि अगर आपने कोई मकसद अचीव करना है और आपके पास उस रिसोर्सेस की कमी है, उन चीजों की कमी है जिसकी वजह से आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर सकते हैं, तो उस सिलसिले में अगर आपने उसको अचीव करना है तो यू हैव टू यूज अ लिवरेज। आप उसके लिए कुछ लिवरेज यूज करेंगे, आप उसके लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स यूज करेंगे, कुछ एक्सटर्नल फाइनेंस यूज करेंगे, और उसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। लिवरेज इज यूज्ड टू लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स व्हिच मे नॉट बी अदरवाइज पॉसिबल। ठीक है जी, अगर आपने कोई, जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दी कि अगर आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो आपने मूव करना है, या हैवी ऑब्जेक्ट अगर आपने लेके चलना है, तो आम हालात में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप उसके जरिए किसी रॉड का सहारा ले लें, आप उसके लिए किसी वुड का सहारा ले लें, तो हम उस ऑब्जेक्ट को जो है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो लिवरेज की टर्म भी इसी मायनों में इस्तेमाल की जाती है कि अपनी हैवी कॉस्ट को, अपनी फिक्स कॉस्ट को मूव करने के लिए, उसको कवर करने के लिए आप जिस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं, आप जिस मेथड का सहारा लेते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड leverage. In the financial point of view, leverage refers to the furnish the ability to use fixed cost। ठीक है जी, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो मेन कॉस्ट होती है हमारे पास, जिसको हमने यूज करना है, जिसको हमने मूव करना है, या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा ही एक डेंटिंग कॉस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड दी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, देखिए हमने कॉस्ट की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कौन कौन सी थी? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, सेमी वेरिएबल भी कहते हैं इसको, सेमी फिक्स भी कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? जो वेरी करती है किस चीज से? जो वेरी कर रही होती है प्रोडक्शन से, एक्टिविटीज से जो चीज वेरी कर रही होती है। आप एक्टिविटीज ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, ये कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप प्रोडक्शन कम करेंगे, ये कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट द नेक्स्ट कॉस्ट, दिस इज द फिक्स कॉस्ट, ये बड़ी हमारे लिए डेंटिंग होती है। रीजन मीन कि आप प्रोडक्शन करें या ना करें, यू हैव टू पे दिस कॉस्ट, आपने ये कॉस्ट पे करनी ही करनी है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो चीज ट्रबलसम होती है, जो चीज प्रॉब्लमैटिक होती है, वो होती है हमारी कौन सी कॉस्ट?
तो ये कह रहे हैं जनाब, इन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू लिवरेज रेफर्स टू फर्निश द एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट assets or funds to increase the return on its shareholder। अब वो कह रहे हैं कि जो चीज आपके लिए डैमेजिंग है, जो चीज आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है, उसको इस सेंस में यूज करें, उसको इस तरह से यूज करें कि वो चीज जो आपको डैमेज कर रही है वही चीज आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी में क्या कर जाए, इजाफा कर जाए। तो लिवरेज में हम फिक्स कॉस्ट को जो है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं अपने रिटर्न्स को, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। वेरिएबल कॉस्ट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप लेट्स सपोज एक मार्कर प्रोड्यूस करते हैं और आप इसका कैप बाहर से खरीदते हैं, तो अगर आप 100 मार्कर्स बनाएंगे तो यू हैव टू परचेज 100 कैप्स। अगर आप 1000 बनाएंगे तो यू हैव टू परचेज 1000 कैप्स। ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में है वो है हमारी फिक्स कॉस्ट। हम अपनी फिक्स कॉस्ट को जितना अच्छा कंट्रोल करेंगे, जितना अच्छा उसके ऊपर काम करेंगे, तो अगर ये चीज नेगेटिव में जाती है तो हमारे लिए लॉसेस का सामान बनती है। और अगर यही चीज पॉजिटिव में आ जाती है, बेहतर हो जाती है और आप इससे बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, तो यही नेगेटिव चीज आपके लिए पॉजिटिव रिटर्न्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। तो लिवरेजेस आपको यही सिखाता है कि किस तरह से आप अपनी फिक्स कॉस्ट को अपनी कंपनी के लिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए उसमें रिटर्न्स का इजाफा कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस तरीके से लिवरेजेस जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनको किस तरीके से फिक्स कॉस्ट को ट्रीट करने के काम लाया जाता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि डेफिनेटली इन दोनों के पोर्शन में ही होती है, कुछ इसमें फिक्स होता है और कुछ इसके अंदर वेरिएबल होता है। तो बेसिकली वी आर टू मेन टाइप्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल एंड फिक्स। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ लिवरेज, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और फंड फॉर विच द फर्म पेज अ फिक्स कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न। आप अपने पास जो भी फिक्स कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, चाहे वो एसेट्स की फॉर्म में फिक्स कॉस्ट हो, चाहे वो आपकी इक्विटी की फॉर्म्स में फिक्स कॉस्ट हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप कोई फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हैं जो कि प्रोडक्शन से वेरी नहीं कर रही है, तो वो चीज आपका क्या कराएगी, आपके वजह से क्या कराएगी, लिवरेज कराएगी। तो इसका मतलब इन्होंने दो चीजों को आइडेंटिफाई किया कि फिक्स कॉस्ट या तो एसेट की फॉर्म में हो सकती है या फिर किसकी फॉर्म में हो सकती है, फंड्स की फॉर्म में हो सकती है, इक्विटी की फॉर्म में हो सकती है। तो यही हमारे दो बेसिकली जो है वो इसकी टाइप्स भी हैं। एसेट्स की फिक्स कॉस्ट, उसको एक खास नाम से बुलाया जाता है, इक्विटी की फिक्स कॉस्ट, उसको एक खास नाम से जो है वो बुलाया जाता है। तो हमने इन दोनों लिवरेजेस के ऊपर जो है वो आज काम करना है। उन्होंने कहा जनाब आप जो भी फिक्स कॉस्ट यूज कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो एसेट्स के लिए बेस पे हो, चाहे वो इक्विटी की बेस पे हो, उसको जो है वो क्या कहा जाएगा, आपका लिवरेज कहा जाएगा। टाइप्स ऑफ लिवरेजेस हमारे पास हैं तीन तरह की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। चलें जी, यहां से आपने चीजों को जरा नोट डाउन करना स्टार्ट करना है क्योंकि अब हम अपने प्रैक्टिकल चीजों की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड दी ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज को OL के नाम से भी याद किया जाता है, कहीं कहीं पर आपको यूज होगा जी कंप्यूट OL, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो ऑपरेटिंग लिवरेज की हो रही है। फाइनेंशियल लिवरेज दैट इज कॉल्ड FL, it is also called the financial leverage, or combined leverage that is called the CL, combined leverage। तो हमारे पास लिवरेजेस की जो है वो 3 टाइप्स हैं जिनको हमने वन बाय वन करके आज की क्लास में कैलकुलेट करना है और उसके साथ फिर इसके डिफरेंट जो केसेस हैं वो सॉल्व करने हैं कि किस वक्त किस लेवरेज का जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको लिवरेज समझाऊं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं दोबारा से, हालांकि अभी मैंने उसको रिवाइज कर ही दिया है, लेकिन फिर से भी कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, जो हम कीमत पे करते हैं, जो हम एक्सपेंसेस पे करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉस्ट हमारे पास 3 तरह की होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी बिहेवियर। ठीक है जी,
वैसे और भी कॉस्ट की टाइप्स होती हैं, पीरियड कॉस्ट होती है आपकी, यूनिट कॉस्ट होती है आपकी, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी, एक्टिविटी की बेस के ऊपर हमारे पास तीन ही तरह की कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी से वेरी नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैक्ट्री रेंट पर है और आप 1 लाख यूनिट्स बनाते हैं, तब भी आपने एक फिक्स रेंट पे करना है। और अगर आप 1 यूनिट भी नहीं बनाते, तब भी आपने एक फिक्स रेंट क्या करना है, पे करना है। तो रेंट की कॉस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन से वेरी नहीं करती। आप ज्यादा करेंगे, कम करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, एक फिक्स अमाउंट आपने क्या करनी है, उसकी पे करनी है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी फिक्स कॉस्ट। जो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड दी वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल हो गया हमारा, लेबर हो गया हमारा, फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं हमारे, ये सारी की सारी हमारी जो होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा हमें ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, जितना कम प्रोड्यूस करेंगे उतनी कम हमें ये कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, बेयर करनी पड़ेगी। सो दीज आर द टू पोर्शन, दैट इज द मेन कॉस्ट पोर्शन। द फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द अदर वन इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो इस ध्यान में रखिएगा, आगे चैप्टर में इसका काफी काम है, क्योंकि हमने इन दोनों कॉस्ट को प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करना है कि कौन सी कॉस्ट फिक्स में जाएगी और कौन सी कॉस्ट वेरिएबल में जाएगी। पहले आते हैं जनाब ऑपरेटिंग लिवरेज की तरफ। ऑपरेटिंग लिवरेज में हम जिस चीज को डिस्कस करते हैं, द लिवरेज एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है जी, पहली बात उन्होंने कहा कि जनाब ये एक ऐसी लिवरेज है जो किस एक्टिविटी पे काम कर रही होती है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के ऊपर, या दूसरे लफ्जों में इसको एसेट लिवरेज भी कहा जाता है। इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज। इट इज कॉस्ट ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ये जो कॉस्ट करता है, ये कौन से कॉस्ट करता है, हमारे फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कॉस्ट करता है। ठीक है जी, इसको कॉस्ट करता है ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जहन में रखिएगा। आइए जरा सा देखते हैं कि हम अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो किस तरह से बनती है। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, जरा याद करें फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं, सेल्स। सेल्स में से लेस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने लेस किया, आंसर आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आप इसमें से लेस करते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है कौन सा, नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी एक फॉर्मेट है अपने एक्सपेंसेस के लिए। अब यहां पर देखें, इन्होंने कहा जनाब ये जो आपका लिवरेज है ना, ये यहां पर एग्जिस्ट करता है। योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपके बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किस तरीके से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को डेंट करते हैं, ये बताता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज। यानी कि यहां तक ग्रॉस प्रॉफिट तक कोई लिवरेज नहीं है हमारे पास, क्योंकि दो ही चीजें, एक है सेल और एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स जितनी ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। सेल्स कम होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या हो जाएगी। बिल्कुल हम ऐसे ही करते हैं कि जो चीज हमने खरीदी है, अगर हम लेट सपोज उसको 20% प्रॉफिट रख के बेचते हैं, तो जितना ज्यादा बेचेंगे डेफिनेटली हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जितना कम बेचेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या होती चली जाएगी। तो इसका मतलब लिवरेज जो आता है, पहला लिवरेज वो आता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे नेट प्रॉफिट को किस तरीके से कम या ज्यादा करता है। तो जनाब उन्होंने यहां पर आपको पहली बात बताई कि ऑपरेटिंग लिवरेज को निकालने के लिए आपने जिस चीज को डील करना है वो क्या करना है, आपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर आपने प्रॉफिट बढ़ाना है तो अपना लिवरेज क्या करना पड़ेगा, आपने कम करना पड़ेगा। अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं जहां पर आपका रेंट ज्यादा है, आपको छोटी बिल्डिंग में शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आप कुछ ऐसी चीजों की इंश्योरेंस करा चुके हैं जिसको फिलहाल इंश्योरेंस से बचाया जा सकता है, तो आप उसका अपना इंश्योरेंस एक्सपेंस कम करना पड़ेगा। अगर आप अपना पैसा मार्केटिंग और डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उन एरियाज को वेरीफाई करना पड़ेगा जहां पर एक्सपेंस अपना ये कट डाउन आप कर सकते हैं। तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने से या बढ़ाने से प्रॉफिट के ऊपर जो फर्क पड़ता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी ऑपरेटिंग लिवरेज। तो जनाब operating leverage may be defined as the company's ability to fix operating cost to magnify the effects of changes in sales and its earning before interest and
टैक्सेस। अभी इसके अंदर हमने इंटरेस्ट और टैक्सेस को शामिल नहीं किया, वो अगले स्टेप में करेंगे कि जब इंटरेस्ट और टैक्सेस आते हैं तो वो किस तरीके से हमारी अर्निंग को जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है जी, तो 2 मिनट लीजिए, ये जरा डेफिनेशन है लिखें क्योंकि ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, तो ये डेफिनेशन जरा मेंशन कर लीजिए। ऑपरेटिंग लिवरेज में बी डिफाइंड एज द कंपनीज एबिलिटी ठीक है जी, डन। So we have discussed there are 3 types of leverages, that is operating leverage, financial leverage and combined leverage. Now we are starting on the first type, that is the operating leverage. And operating leverage is directly associated with the fixed operating cost. अब ये किस तरह से काम करती है, आइए देखते हैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। Operating leverage consists of 2 important costs, that is the fixed cost and variable cost. ठीक है जी, ये 2 कॉस्ट से मिलकर बनती है। कैसे बनती है? When the company is said to have high degree of operating leverage, if it employs great amount of fixed cost. जितनी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी उतना हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा? ज्यादा होगा। जितनी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी उतना हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा? ज्यादा होगा। इट मींस दैट ऐसी कंपनीज जो कि फिक्स कॉस्ट ज्यादा इंप्लॉय करती हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन वक्त के साथ साथ क्या होता रहता है? कम होता रहता है। 2 कंपनीज हैं, कंपटीटर है एक दूसरे की, सेल्स भी सेम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी सेम है, ग्रॉस प्रॉफिट भी सेम निकालनी है। एक फिक्स कॉस्ट ज्यादा पे कर रही है, एक फिक्स कॉस्ट क्या कर रही है? कम पे कर रही है। तो डेफिनेटली जो कंपनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट लगा रही है डेफिनेटली उसका जो प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? कम होगा। और अल्टीमेटली जिसने कम फिक्स कॉस्ट लगाई है, जिसने कम खर्चा किया है, अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि हम कितना फिक्स कॉस्ट यूज कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को मैग्नीफाई करने के लिए। कैसे करते हैं? Thus, the degree of operating leverage depends upon the amount of various cost structure. अगर आपने अपनी ऑपरेटिंग लिवरेज को चेक करना है, उसकी डिग्री को चेक करना है कि ये कितने परसेंट है, तो हमने उसमें मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशन जो है वो करनी होंगी। तो आइए जरा 1 बाय 1 करके आपको इसकी कैलकुलेशन सिखाते हैं कि किस तरीके से ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो कैलकुलेट किया जाता है किसी भी कंपनी का। ऑपरेटिंग लिवरेज कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब जब आप यहां से आ जाइए जी, ये आपका पहला फॉर्मूला, OL स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग लिवरेज, इसका फॉर्मूला है CM अपॉन OP। CM स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का अपना फॉर्मूला होता है, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और OP स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एक कंपनी का जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कितना है। ठीक है जी, डन। सो ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू CM, CM स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का अपना फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट के, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज सो contribution margin, the complete name is contribution margin, CM.
अच्छा, अगर हमें इसकी परसेंटेज निकालनी हो, यही फॉर्मूला अगर परसेंटेज बेसिस पे चाहिए हो, जो पिछला फॉर्मूला था वो आपको यूनिट्स में निकाल के देता है आंसर, यही अगर आपने परसेंटेज की फॉर्म में निकालना हो तो दैट इज कॉल्ड डोल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर आपने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये हमें ये बताता है कि अगर आप अपनी परसेंटेज को, अगर आप अपनी सेल्स को 1% चेंज करेंगे तो उससे हमारे प्रॉफिट पे कितने परसेंट का फर्क आएगा। The degree of operating leverage may be defined as percentage change in profits resulting from a percentage change in, अगर आप 1% की सेल्स बढ़ाते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ेगा, या 1% की सेल अगर कम होती है तो उससे हमारा प्रॉफिट कितना परसेंट कम होगा, ये बताता है आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला है सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज का, दैट इज OL, और एक फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का, जिसमें हम इसको डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है जी, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए कैलकुलेट करना। आइए इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और मजीद डेवलप हो, फिर इससे थोड़ा सा फाइनेंस देर से समझ में आता है, क्वेश्चन से आप इसको बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एक कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है जी, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर देयर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हम इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, अगर हम इस पॉइंट से नीचे रह गए तो डेफिनेटली हम किस में रहेंगे, लॉस में रहेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है पहले हम उसको देखते हैं, फिर उसके साथ हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को कैसे मर्ज करेंगे, ये हम इसका टॉपिक जो है वो कवर करते हैं। आइए जरा देखते हैं एक सवाल छोटा सा, सॉरी ये हार्डली टेक 2 मिनट्स। सवाल जितना बड़ा होता है फाइनेंस में, उसके आंसर उतने छोटे होते हैं, और सवाल जितना छोटा होता है उसके आंसर उतने बड़े होते हैं, ये बात याद रखिएगा फाइनेंस में। अभी आप देखिए, हाँ जी, AC जाइए किसी को भेजे, इसको ऊपर कर देंगे किसी ज्यादा फ्लैप इसका। चलो इतने कोई फर्क पड़ता है। आइए जी, Sterling Specialty Paint Company has fixed operating cost of 3 million। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ के डाटा बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसमें बड़ा मिसिंग करते हैं कि आप चीजें जो है ना वो रेक्टिफाई नहीं कर पाते, तो अब आपको डाटा बना बना के दिखाना पड़ेगा। Sterling Specialty Paint Company has a fixed operating cost of 3 million। ये क्या कहलाएगी आपकी, that is your fixed cost obviously। Variable operating costs are $17.75 per half pint। ठीक है जी, और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज 17.75, ये आ गई हमारी कौन सी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। एंड द एवरेज सेलिंग प्राइस इज $2 पर हाफ पॉइंट। ठीक है जी, और जो हमारे पास जो इसकी सेलिंग प्राइस है दैट इज $2 पर हाफ पॉइंट है इसका। ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लग रही है मुझे, देखते हैं आगे, शायद ये 1.75 हुई है। चलिए देखते हैं, कह रहे व्हाट इज द एनुअल ब्रेक इवन पॉइंट इन हाफ पॉइंट्स। आपसे कह रहे हैं जनाब इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिखाइए कि हम साल में कितने हाफ पॉइंट सेल करें कि हम नो प्रॉफिट और किस पे आ जाए, नो लॉस पे आ जाए। सेलिंग प्राइस इज $2 पर हाफ पॉइंट। जी जनाब शुरू करें, आइए जरा ब्रेक इवन का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले जल्दी से। ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन का अपना फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला है। तो हमें ये फॉर्मूला दो स्टेप में सॉल्व करना है, पहले हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फिर उसको मेन फॉर्मूले में पुट करके ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। आइए जरा देखते हैं बोर्ड पे,
ब्रेक इवन पॉइंट बराबर होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपना फॉर्मूला रखता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। चलिए जी याद करें, जरा वैल्यूज याद करें। फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी 3 मिलियन और सेल्स थी $2, वेरिएबल कॉस्ट है 1.75, वो 17.75 ज्यादा लिखी हुई है। बिल्कुल मैंने पहले ही बता दिया था कि वहां पे टाइपिंग का कोई एरर है, इतना बड़ा मसला नहीं हो सकता। सो वेरिएबल कॉस्ट इज 1.75, उसको चेंज कर लीजिएगा। 3 मिलियन को जब आपने डिवाइड किया 0.25 से, तो आपके पास जो इसका ब्रेक इवन पॉइंट आया दैट इज 12 मिलियन हाफ पाइंट्स। ये तो आ गया यूनिट्स में। अब कह रहे हैं जरा डॉलर में भी निकाल दें। एक हाफ पाइंट की सेलिंग प्राइस क्या थी $2 थी। तो अगर हमें डॉलर में चाहिए तो सिंपल क्या कर देंगे, 12 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सो 12 मिलियन मल्टीप्लाई बाय $2 दैट इज इक्वल्स टू 24 मिलियन। ये हमें दो तरह से क्वेश्चन में पूछा था इसने हमसे। इसके कहते हैं व्हाट इज द एनुअल ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन हाफ पॉइंट्स एंड आल्सो इन द डॉलर ऑफ सेल्स। तो हमने दोनों तरह से निकाल दिया, यूनिट्स में भी निकाल दिया और डॉलर में भी निकाल दिया। आइए जरा इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही भी है या नहीं है। शो सेल्स 12 मिलियन इंटू 2 दैट शुड बी 2.4 मिलियन या 24 मिलियन जो भी होगा। लेस कर दें इसमें से वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 1.75 जो भी आंसर आए, और लेस कर दें उसमें से फिक्स कॉस्ट जो कि थी हमारी 3 मिलियन। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास सेल्स और कॉस्ट दोनों जो है वो इक्वल आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, और यहां पर ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है 0 हो गया। दैट मीन्स दैट देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 12 मिलियन से एक पॉइंट भी ऊपर सेल करेंगे तो हमें जो है वो प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। कितना प्रॉफिट होना शुरू होगा, कितना प्रॉफिट हो अगर हम एक पॉइंट ज्यादा सेल करते हैं, जस्ट 1? नो, क्योंकि देखो वेरिएबल कॉस्ट तो क्या करना है आपने, माइनस करनी ही करनी है। $0.25 का हमको हर पॉइंट के साथ क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट होना शुरू, क्योंकि हमारी इस अमाउंट ने हमारी फिक्स कॉस्ट क्या कर ली, कवर कर ली। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम इतनी सेल करें कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। एम्प्लॉइज की सैलरी निकल जाए, फैक्ट्री का रेंट निकल जाए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस निकल जाए, इंश्योरेंस निकल जाए, इंटरेस्ट निकल जाए, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट तो हम उसकी सेल से भी कवर कर ही लेंगे। द फर्स्ट थिंग जो कंपनी को डेंट करती है वो करती है हमेशा उसकी फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो आपके कंट्रोल में होती ही नहीं, आप इसको किसी तरीके से भी मैनेज नहीं कर सकते। जिस चीज को हम मैनेज करते हैं वो होती है हमारी फिक्स कॉस्ट। एम्प्लॉइज को फारिग कर दिया जाता है, सबसे पहला काम ये किया जाता है कि जब आपकी फिक्स कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही होती है तो सबसे पहले एम्प्लॉइज को फायर किया जाता है। अपना सैलरी एक्सपेंस रिड्यूस करें, आप सैलरी एक्सपेंस रिड्यूस करते हैं, डेफिनेटली आपको उससे थोड़ा सा लिवरेज मिल जाता है। रेंट बड़ी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, बड़े फैक्ट्री से छोटी फैक्ट्री में शिफ्ट हो जाते हैं कि रेंट थोड़ा सा सेव हो जाए। इंश्योरेंस कॉस्ट सेव करने की कोशिश की जाती है, रिस्क लिया जाता है कि चलो यार इस साल इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं या 2 साल तक इंश्योरेंस नहीं करवाते, एक बहुत बड़ा आप रिस्क लेते हैं, खुदा ना खास्ता आग लग गई, कोई और मसला हो गया तो आप उसके ऊपर नुकसान में रहते हैं। लेकिन फिक्स कॉस्ट हमारी कंपनी को बहुत बुरी तरीके से जो है वो डेंट करती है, और इसी वजह से इसके ऊपर जो है वो ज्यादा नजर रखने की जरूरत भी होती है कि हम अपने फिक्स एक्सपेंसेस कभी ना बढ़ाएं। अब आपके जो बैंक्स वगैरह होते हैं, ये अपनी सेल्स टीम होती है कि सिर्फ कमीशन पे रखते हैं,
फिक्स सैलरी तो बहुत ही कम ऑफर करते हैं, उसके बाद कहते हैं जी कमीशन पे रखेंगे हम, क्योंकि अल्टीमेटली वेरिएबल कॉस्ट है, उसको बेयर करना आसान है। जितना भी सेल्स टीम सेल्स करेगी उसमें से उसका एक पार्ट उनको सैलरी में कमीशन की फॉर्म में निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट आप अपनी रिड्यूस रखते हैं, कम रखते हैं कि जी फिक्स सैलरी तो कम है, हाँ कमीशन जितना दिल चाहे भर भर के ले लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं की सेल में से क्या हो रहा होता है, कवर हो रहा होता है। तो इस वजह से हर कंपनी की कोशिश ये होती है कि अपनी फिक्स कॉस्ट को कम से कम रखा जाए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको बता दिया जनाब कि जनाब आपने ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करना है। अब आपसे उन्होंने कहा जनाब थोड़ा सा इस पे काम करते हैं, कह रहे हैं इफ वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिक्लाइन टू 1.68, जो पहले 1.75 थी, जो पहले 1.75 थी, अब हमने उसको डिक्लाइन करके कितना कर दिया, 1.68 कर दिया। व्हाट वुड हैपन टू द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट? अब बताइए ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। स्टार्ट करना, कैलकुलेशन करना। $9.375। अब आपने सिंपल क्या किया कि जहां पर पहले आप 1.75 पुट कर रहे थे, वहां पर आपने क्या पुट कर दिया, 1.68 पुट कर दिया। सो योर ब्रेक इवन नाउ कम्स टू 9.375 million. Done? Okay, next move towards the next one. इसी की एग्जांपल और करते हैं ताकि थोड़ा सा ब्रेक इवन के ऊपर कमांड आए, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज में ब्रेक इवन का बहुत काम है। कह रहे इफ फिक्स कॉस्ट इंक्रीज टू 3.75 million पर ईयर, कह रहे अब फिक्स कॉस्ट बढ़ गई आपकी, पहले कितनी थी, 3 million थी, अब हो गई है 3.75 million। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट? वेरिएबल कॉस्ट भाई पुरानी वाली 1.75। तो जनाब अब आपने क्या किया सॉल्व करने के लिए, 3.75 मिलियन ले लिया, डिवाइडेड बाय $2 माइनस 1.75, दैट योर नाउ योर ब्रेक इवन पॉइंट इज इंक्रीज्ड। पहले वाले में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा था, अगर आपको याद हो, 12 मिलियन। फिक्स कॉस्ट बढ़ी तो डेफिनेटली ब्रेक इवन पॉइंट भी साथ में क्या कर गया, बढ़ गया। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट जितनी बढ़ाते चले जाएंगे, हमें उतने ज्यादा यूनिट्स जो हैं वो सेल करने पड़ेंगे अपने ब्रेक इवन को अचीव करने के लिए। अच्छा जी, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, दैट इज डोल। Compute the degree of operating leverage at current sales level of 16 million half points. आपसे कह रहे हैं जनाब एक 16 मिलियन हाफ पॉइंट्स की हमारी सेल हो रही है, उस वक्त हमारी कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज क्या चल रहा है। फॉर्मूला याद करिए क्या था, नहीं पहला वाला, जब पहले हमें वो निकालना है, ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है, CM डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलिए जी कैलकुलेट करते हैं। पहले हमें दो चीजें चाहिए, एक हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन और एक हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का अपना फॉर्मूला था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमें यहां पे जो सेल्स दी हुई है वो कितने यूनिट्स की दी हुई है, 16 मिलियन की, और पर यूनिट की सेल कितनी है, $2। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई हमारी, 32 मिलियन। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी जनाब, अच्छा अच्छे फॉर्मूले में करंट सेल्स से निकाल लेते हैं, कि डायरेक्ट करा दिया मैंने, आ जाए उसे निकालते हैं। सेल्स निकाले पहले, 16 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2, दैट शुड बी 32 मिलियन।
लेस करें इसमें से वेरिएबल कॉस्ट 16 मिलियन इंटू 1.75, $16 मिलियन, एक जीरो कम है, 16 के बाद ये, हाँ ये 1.6 मिलियन, सही कह रहे हैं, सही, ये 28 हो जाएगा, एक जीरो और लगेगा। सीएम कितना आ गया, एक जीरो और, लेस करें इसमें से फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट शुड बी 3 मिलियन थी आई गेस, तो प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट इज या ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1 मिलियन। फॉर्मूला में पुट करें, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू सीएम अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सीएम हमने निकाला है 4 मिलियन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने निकाला है 1 मिलियन। योर आंसर इज 4 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 40 लाख का कंट्रीब्यूशन 10 लाख के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, क्योंकि बीच में 30 लाख की क्या मौजूद है, फिक्स कॉस्ट मौजूद है, जो हमेशा इतनी ही रहेगी। आप सेल्स बढ़ाते चले जाएं, अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या करते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, आपका प्रॉफिट लेवल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। किस रेशो के हिसाब से, 4 टाइम्स के लिहाज से। अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ाकर सपोज कर लेते हैं जनाब आपने 1 मिलियन कर दिया, 80 लाख कर दिया, तो 80 लाख जब आप करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आपका तब भी क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट तब भी क्या रहेगी आपकी, 3 मिलियन ही रहेगी। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया, तो कितने का फर्क पड़ा, 10 लाख से आप किस पे चले गए, 50 लाख पे चले गए। द फर्क इज 4 टाइम्स। जितना ज्यादा आप प्रॉफिट इंक्रीज करते चले जाएंगे, कंट्रीब्यूशन आप इंक्रीज करते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने फिक्स कॉस्ट को कहां पर होल्ड करके रखा हुआ है, 30 लाख पे, आपको 3 मिलियन पे आपने होल्ड किया हुआ है। अब ये आपकी कंपनी को डेंट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता है, कंपनी सेल्स बढ़ाने के बजाय क्या करना शुरू कर देती है, कम करना शुरू हो जाती है, तो फिक्स कॉस्ट जब आपको एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही थी, अब लॉस की सिचुएशन में ये आपके लिए क्या बन जाएगी, नेगेटिव रोल प्ले करना स्टार्ट कर दी। जिस तेजी से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा था, उसी तेजी से फिर आपका लॉस भी बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जब आपका प्रॉफिट 4 टाइम्स बढ़ रहा है, तो इन द केस ऑफ लॉस आपका लॉस भी कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स ही बढ़ेगा। इसलिए फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। जितनी फिक्स कॉस्ट कम होगी, उतना ज्यादा हमारी कंपनी के लिए क्या होगा, ये प्रॉफिटेबल होगा। तो एक तरीका तो ये है ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने का, एक तरीका ये है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहें तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जहां पर अभी आपने कैलकुलेट किया, वहां पे नीचे लिखिए एक और लिख के ये फॉर्मूला लिखिए। दोनों तरीकों से आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। करंट सेल्स डिवाइडेड बाय करंट सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है जी। करंट सेल्स डिवाइडेड बाय करंट सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। करंट सेल्स कितनी थी, 16 मिलियन, सही है जी, 16 मिलियन। और ब्रेक इवन सेल्स कितनी थी, फर्स्ट पार्ट में हमने निकाली थी ब्रेक इवन सेल, आई गेस 12 मिलियन, सही। तो हमने वैल्यूज पुट की, 16 मिलियन डिवाइडेड बाय
16 million minus 12 million, the answer is 4 times. तो अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करना चाहें तो आप डायरेक्टली भी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं उस वक्त जब आपके पास ब्रेक इवन सेल्स मौजूद हो तो। वरना अगर ब्रेक इवन सेल्स नहीं है तो फिर वही वाला तरीका कि पहले आपने सेल्स में से लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन निकालना है, उसमें से फिर आपने लेस करना है अपना फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो फिर आपका जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ओके जी, लास्ट पार्ट। अब आपको डोल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा कि ये क्यों जो 4 टाइम्स है ये क्या है। इफ सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%, अगर सेल्स हमारी कितने से बढ़ जाएं, 15% से बढ़ जाएं, फ्रॉम द करंट सेल्स पोजीशन ऑफ 16 मिलियन हाफ पॉइंट्स, व्हाट वुड बी द रिजल्टिंग परसेंटेज इन चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बताइए जरा आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा। ये बात आप डायरेक्टली बता सकते हैं क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हमारे पास चेंज आ रहा था, जो हमारा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में चेंज हो रहा था वो कितना हो रहा था, 4 टाइम्स। $1 चेंज करेंगे, $1 की सेल बढ़ाएंगे, 4 टाइम्स में क्या होगा, प्रॉफिट में क्या होगा, इजाफा होगा। तो अगर आप 15% बढ़ाएंगे अपनी सेल्स तो प्रॉफिट में कितना फायदा हो जाएगा आपका, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट शुड बी 60%। तो आपका जो करंट पोजीशन है ये आपकी 16% तक जो है वो मूव कर जाएगी। कैसे मूव करेगी आइए देखते हैं जरा। चेंज इन EBIT इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला था हमारे पास पहला वाला, यस DOL वाला, क्या था, DOL is equals to डिग्री चेंज इन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन सेल्स हमको पता है कितनी परसेंट बढ़ी है, डोल हमने प्रीवियस स्टेप में निकाल लिया था 4 टाइम्स। हमें क्या मालूम करना है, चेंज इन प्रॉफिट। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आप इसमें से अपना चेंज इन प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 15% सेल्स चेंज becomes 60% change in profit. ऑपरेटिंग प्रॉफिट को EBIT भी कहा जाता है। EBIT stands for earning before interest and taxes। 60% है, बिल्कुल 4 टाइम्स था ना, तो चेंज इन प्रॉफिट है 15%, तो 15% मल्टीप्लाई बाय 4 दैट शुड बी 60%। आप 15% सेल बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 60% बढ़ जाएगा। जी जनाब, यहां तक बताइए कोई सवाल, कोई चीज, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो पूछ लीजिए। डन, चलें एक सवाल जरा आप लोग करें। आंसर्स मैंने मेंशन कर दिए। एक आंसर आपका आना चाहिए 5000 और दूसरा आंसर आपके पास आना चाहिए 1.7।
इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि सेल अगर इंक्रीज करेगी 20% पे तो कितनी सेल हो जाएगी। अभी सेल्स का लेवल क्या है 10,000 यूनिट्स, इसमें 20% का अगर इंक्रीज हो जाएगी तो सेल्स कितनी हो जाएगी 12,000। ठीक है जी। अभी कंपनी का जो वो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है वो कितनी है 2, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी हम सेल करते हैं उसका 2 जो है वो 2 टाइम्स जो है वो किस में कन्वर्ट होता है प्रॉफिट में। और अभी आपका प्रॉफिट आ रहा है 1000, तो जब आप 20% का इजाफा कर देंगे तो आपका नया प्रॉफिट कितना आएगा देखें, कैलकुलेट करें। चलें आइए जरा बोर्ड पे आए, देखते हैं, आपको कराते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कराते हैं। डोल का फॉर्मूला आपको अभी लिखवाया था मैंने आपको, करंट सेल्स डिवाइडेड बाय करंट सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। डोल इज गिवन हाउ मच 2, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन है, करंट सेल्स का लेवल भी गिवन है, कितना है, ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं। 2, करंट सेल्स इज 10,000 डिवाइडेड बाय, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, ब्रेक इवन सेल्स के लिए इसको सॉल्व करें। फाइव थाउजेंड यूनिट्स का आ गया ब्रेक इवन, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया आपने, 2 को मल्टीप्लाई कराया ब्रैकेट से, 2 इंटू 10 इज 20,000, 20,000 को दूसरी तरफ भेज दिया, तो ब्रेक इवन सेल आ गई आपके पास 5,000 यूनिट्स। सवाल की रिक्वायरमेंट भी आपकी यही थी, व्हाट वुड बी द रिजल्टिंग प्रॉफिट फिगर, उसके आप जब ये पूछ रहे थे कि अगर आपकी, अब यहां से आपके पास आ गया है ब्रेक इवन, अब ब्रेक इवन से आपने आगे लेके चलना है सवाल को। कह रहे इफ द सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम द करंट 10,000 यूनिट सेल, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग प्रॉफिट। अगर अब आपकी सेल बढ़ जाएगी तो बताइए अब प्रॉफिट कितना होगा। करंट सेल्स कितनी हो गई 12,000 हो गई, करंट सेल्स 12,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स अभी हमने पहले निकाल ली थी, ब्रेक इवन सेल्स कितनी हो गई आपकी 5,000। जरा डोल का फिगर निकालिए, नया फिगर कितना आता है 1.7 आ गया आपके पास। यही आपका सेकंड आंसर था कि जो आपका फिगर आ रहा है वो कितना आ रहा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का। नेक्स्ट स्लाइड करो, ब्रेक इवन वाला।
ठीक है, डन, एनी क्वेश्चन? चले आगे बढ़ते हैं। ब्रेक इवन पे मजीद थोड़ा सा एक दो काम करते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन और लिवरेजेस साथ ही साथ चलते हैं बिल्कुल। ये now after break even operating leverage, we are moving toward the second leverage, that is called the financial leverage. फाइनेंशियल लिवरेज में हम ये देखते हैं कि हमारी कंपनी इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना पे कर रही है। फाइनेंशियल का मतलब होता है अकाउंटिंग में या फाइनेंस में, फाइनेंस का मतलब होता है लायबिलिटी। आपने कितना लोन लेकर पैसा अपनी कंपनी में क्या किया हुआ है, लगाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड दी फाइनेंस। तो फाइनेंशियल लिवरेज इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट एक्सपेंस। लोन आपने कितना लिया उसको अल्टीमेटली आपने ईयरली क्या पे करना है, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट है, आप एक्टिविटी करें या ना करें, प्रॉफिट में जाएं या ना जाएं, आपको बैंक को इंटरेस्ट क्या करना है, पे करना ही करना है, यू हैव टू पे। और जहां पे फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है वहां पर अल्टीमेटली लिवरेज इन्वॉल्व हो जाता है। अभी हमने देखा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट थी वो हमारी जो है वो बना रही थी हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज। यहां पर आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो बनाना है आपका फाइनेंशियल लिवरेज। जो कंपनी जितना ज्यादा लोन लेती है अल्टीमेटली उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस भी क्या करना पड़ता है, ज्यादा पे करना पड़ता है। इसकी वजह से ऐसी कंपनीज को हाईली फाइनेंशियल लिवरेज कहा जाता है, जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन ज्यादा होता है और इक्विटी का पोर्शन क्या होता है, कम होता है। अगर लेट सपोज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट हुए में 10 लाख रुपए, जिसमें से 8 लाख आपका लोन है और सिर्फ 2 लाख आपकी इक्विटी है, 80-20% का आपका स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, योर कंपनी इज ए वेरी रिस्की कंपनी। बहुत रिस्क मॉडल पर आपने इसको बनाया हुआ है। 8 लाख आपने लोन लेके लगाए हुए हैं और अपना सिर्फ कितना लगाया हुआ है आपने, 2 लाख लगाया। अब इसमें दोनों चीजें होंगी, इंटरेस्ट इज चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, लायबिलिटी इज चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। इक्विटी का हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हमने किया था हमने देखा था कि इक्विटी के जो आपकी कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है और डेट की कॉस्ट क्या होती है हमेशा। तो अगर आप इस कंपनी के मॉडल को सक्सेसफुल करने में कामयाब हो गए तो प्रॉफिट भी आपका बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या है, बहुत ही क्या है, माइनर कॉस्ट है। 10% इंटरेस्ट देना होता है साल। अगर आपने 8 लाख रुपए लगाया हुआ है तो योर टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट बिकम 8,000 रुपीज फॉर द होल ईयर। और आपने आगे डिविडेंड देना ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली सिर्फ 2 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है। कितने शेयर होल्डर होंगे, 8, 10, 15, 20 शेयर होल्डर होंगे, उनको आपने डिविडेंड की ज्यादा फॉर्म में पैसे देने भी नहीं है। लेकिन इसी का अपोजिट है, अगर कंपनी लॉस में जाती है तो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट एक्सपेंस। बैंक ये नहीं देखेगा कि आप कंपनी लॉस में या प्रॉफिट में। इट मींस दैट कि वो चीज फिर आपको नेगेटिवली हिट करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है, और आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक भी बन जाता है इन केस अगर आपकी लिवरेज ज्यादा है। तो इस केस में हमने यहां पर देखा, अभी आपको फाइनेंशियल लिवरेज में बताएंगे कि किस तरह से हमारी ईपीएस अर्निंग पर शेयर चेंज होती है अगर आप अपने फाइनेंशियल मॉडल को चेंज करते हैं। आइए जरा सवाल पढ़ते हैं, देन उसके बाद आपको इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस कराते हैं। डेविड कंपनी करेंटली हैज 3 मिलियन इन डेट आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, अभी इनके ऊपर कितना डेट है, 3 मिलियन का है, बेयरिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। और इसके ऊपर उन्होंने कितना इंटरेस्ट पे करना होता है, 12% इंटरेस्ट देना ही देना होता है। It wishes to finance 4 million expansion program and is considering 3 alternatives. इनके सामने एक 4 मिलियन का एक्सपेंशन प्रोग्राम है जिनको इन्होंने लेना है, ऑप्ट करना है, और इनके पास इस 4 मिलियन के लिए 3 ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है। एडिशनल डेट ले लें 14% इंटरेस्ट के ऊपर, ये 4 मिलियन भी ले उठा लें डेट के ऊपर, लेकिन इस दफा जो रेट मिलेगा इंटरेस्ट का वो क्या मिलेगा, प्रेफर्ड स्टॉक विद 12% डिविडेंड। एक तरीका यह है कि डेट ना उठाइए बल्कि क्या इशू कर दें, प्रेफर्ड स्टॉक इशू कर दें, और उसके ऊपर जो आपने फिक्स डिविडेंड पे करना है वो कितना करना है, एंड अ सेल ऑफ कॉमन स्टॉक एट $16 पर शेयर। तीसरा ऑप्शन ये है कि ना डेट लीजिए ना प्रेफर्ड स्टॉक लीजिए, बल्कि मार्केट में क्या इशू कर दीजिए, कॉमन स्टॉक इशू कर दीजिए। किस रेट के ऊपर,
16, that is your option number 3. The company currently has 8 lakh shares of common stock outstanding. अभी ये कंपनी पहले ही कितने शेयर इशू कर चुकी है? 8 लाख पहले ही कर चुकी है एंड इज ऑन 40% टैक्स ब्रैकेट, और इसके ऊपर जो टैक्स ब्रैकेट अप्लाई होता है वो कितना अप्लाई होता है? 40%. If earning before interest and taxes currently 1.5 million, अगर अभी इनकी अर्निंग आ रही है वो कितनी आ रही है? 1. इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले यानी ग्रॉस प्रॉफिट. What would be earning per share for the 3 alternatives assuming no immediate increase in operating profit? इसका मतलब जो प्रॉफिट पहले था अब भी वही तकरीबन रहेगा, 1.5 मिलियन से ना ज्यादा होगा ना कम होगा. तो बताइए हमारे लिए इन तीनों ऑल्टरनेटिव्स में से सबसे बेहतर ऑल्टरनेटिव जो है वो कौन सा है? आइदर वी विल गो टुवर्ड्स द डेट, आइदर वी विल गो टुवर्ड्स द स्टॉक्स, प्रेफर्ड स्टॉक, और आइदर वी विल गो टुवर्ड्स द कॉमन स्टॉक. तो तीनों में से हमने जो है वो कंपनी की ईपीएस कैलकुलेट करनी है, दैट इज कॉल्ड अर्निंग्स पर शेयर. जिसकी ईपीएस सबसे ज्यादा होगी डेफिनेटली वही स्टॉक क्या किया जाएगा, वही ऑप्शन क्या किया जाएगा, एक्स. चलिए शुरू करें. आइए, ये जो गवर्नमेंट आपके प्रॉफिट में से ले लेती है 40% टैक्स, ठीक है, आपको सिर्फ कितना मिलता है? 60% होता है. गवर्नमेंट कितना ले लेती है आपसे? 40% ले लेती है. चलिए जी शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1. एक ऑप्शन आपको मैं करवा रहा हूं, 2 ऑप्शन आप लोग खुद करेंगे. आइए जरा बोर्ड के ऊपर प्रेजेंटेशन देखें, इसको कैसे सॉल्व करना है आपने पेपर के अंदर. चलिए जी, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जनाब डिटेल्स में. हमने पहले सबसे फर्स्ट ऑप्शन ले लिया, दैट इज कॉल्ड डेट. हमने डेट वाला ऑप्शन ले लिया. डेट वाले ऑप्शन में अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमारा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट. हमने पूरी इनकम स्टेटमेंट तैयार करनी है ईपीएस निकालने के लिए. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था हमारा? दैट इज 1.5 मिलियन. अभी जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है 1.5 मिलियन. डन हो गया. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या माइनस किया जाता है? इंटरेस्ट. ठीक है, ये है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है ये. तो डेफिनेटली द नेक्स्ट स्टेप इज टू लेस योर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हमारे पास 2 हैं. एक तो हमने पहले 3 मिलियन का लोन लिया हुआ था और उसके ऊपर आपने कितना इंटरेस्ट देना है? तो पहला काम तो एग्जिस्टिंग डेट का इंटरेस्ट है, तो देना ही देना है. 3 मिलियन का 12%, 360. और अब आप एक 4 मिलियन का लोन और ले रहे हैं और इस दफा आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिला है? तो हमारा इंटरेस्ट आ गया न्यू डेट के ऊपर. 4 मिलियन का 14%, आंसर इज 5,60,000. तो 15 लाख में से, सॉरी 1.5 मिलियन में से ये अमाउंट माइनस हो गई. तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 580. बिल्कुल सही, प्रॉफिट आ गया हमारा 580. अगली चीज बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या करें? अब टैक्स माइनस कर देते हैं. गवर्नमेंट आ जाएगी टैक्स लेने के लिए, कितना टैक्स आपने पे करना है? लेस कर देते हैं इसमें से 40% का टैक्स का रेट. तो 580 में से 40% निकल गया, कितना बना? 232. तो अब हमारे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट आ गया आपके पास. $348. डन. ईपीएस निकालनी है, अर्निंग पर शेयर. आपने अभी कितने शेयर इशू किए हुए थे मार्केट के अंदर? 8 लाख. टोटल प्रॉफिट कितना है? 340. सो वी हैव नो प्रेफर्ड स्टॉक टिल नाउ. Earning available to common stockholder is 348 and EPS is 0.435. मेरे पास ये आ रही है. That is the option number 1.
जी क्लास, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, यहां पे मैंने आपको ये भी बात बता दी कि जब आप प्रेफर्ड ऑप्शन नंबर 2 सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड कहां पुट करना है। ठीक है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद फिर आप प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड पुट करेंगे, उससे फिर आंसर आएगा अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर, फिर 8 लाख से डिवाइड करके आप ईपीएस निकालेंगे ऑप्शन 2 की। ऑप्शन 2 याद करें क्या था, 4 मिलियन का आपने जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक इशू करना है और उसके ऊपर डिविडेंड कितना देना है, 12%। तो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट तैयार करें, ये वाली चीज यहां से हट जाएगी क्योंकि अब हम नया डेट नहीं ले रहे हैं, और ये चीज यहां पर आ जाएगी डिविडेंड की फॉर्म में। चले स्टार्ट करें, देखें आपकी ईपीएस क्या आती है। आज स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है, कोई खास वजह? कल की तैयारी, कल क्यों, ऐसा ऐसा क्या है? तो कव्वाली दिन में थोड़ी होगी, रात बाद में होगी, अभी से तैयारी क्यों देर से? अच्छा, इस हफ्ते क्लासें नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, एक दिन जाया हो गया, यानी अब हमारी मुलाकात 15 डेज के बाद होगी। .255 सही, बिल्कुल सही आंसर निकाला। जल्दी बेटा जल्दी, ब्रेक पे जाने से पहले करके जाना है सवाल, ये चेक करा के जाना है ये, वरना ब्रेक बंद है। ब्रेक बंद है, जो लोग चेक करा के नहीं जाएंगे वो बाहर नहीं जाएंगे। अब मिड टर्म के रिजल्ट देखने के बाद सख्ती करनी पड़ेगी मुझे। बस आप लोग आइए, चाय वाय पी के आइए, फ्रेश होके आइए। मैं यहाँ स्टेज पे बुला बुला के सबको स्टेज पे बुला बुला के जो है ना कॉपीज उनके हाथ में रखूंगा। नहीं, आपने जो है वो मेरा वीकेंड बर्बाद किया, मैं आपका वीकेंड बर्बाद नहीं करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना अच्छा पेपर किया माशाल्लाह से आप लोगों ने। हाँ 30 में से 30 भाई, 30 का पेपर था, 20 का नहीं था ये, मिड टर्म 30 का था। कुछ कह रहे हैं? वैसे ओवरऑल पेपर का फीडबैक क्या था, मुश्किल था, आसान था? 3 सवाल तो मैंने हैंडआउट में से दे दिए थे, स्ट्रेट और स्ट्रेट, सिर्फ 2 सवाल चेंज किए थे, इतना तो हक है मेरा। हैंडआउट से 3 क्वेश्चन तो एज इट इज उठा के दे दिए थे, तो आप लोगों ने अगर हैंडआउट तक सॉल्व नहीं किया तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब समझ रहा कि चलो 18 नंबर तो हर कोई ले ही लेगा, तो 12 नंबर में कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा तो कर देंगे, ये तो उल्टा हो गया, 12 नंबर में कुछ करना पड़ा, 18 नंबर सबने छोड़ दिए। प्रेफर्ड स्टॉक है 4 मिलियन का 12%। तो अभी हमारे पास तकरीबन 2 क्विज हैं और 1 असाइनमेंट है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास टोटल 3 वीक्स की स्टडी बाकी रह गई है आज के बाद छोड़ के, तो हर वीक हम कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे। इस हफ्ते जो है वो आपका एक क्विज होगा इंशाल्लाह संडे वाले दिन, ऑब्वियसली नेक्स्ट, ऑब्वियसली आज तो पॉसिबल नहीं है, फ्री हो जाए आप लोग स्टूडेंट वीक वगैरह से तो तैयारी करके एक संडे को क्विज दे दीजिए, फिर अगले संडे को एक असाइनमेंट दे दीजिए, फिर उसके अगले संडे को एक क्विज और दे दीजिए। असाइनमेंट वही 2 दिन, तो भाई जितने सवाल उतने दिन, कितने दिन चाहिए बताओ? 7 दिन चाहिए। तो ये तो इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है, उन्होंने दिया हुआ है कि जनाब ये वीक है असाइनमेंट वीक, तो डेफिनेटली टीचर्स हैव टू फॉलो द पॉलिसी। हमारा .255 सही आया, बिल्कुल जिन लोगों का .255 आया बिल्कुल सही आया है। आइए जी, कैसे निकाला देखते हैं जरा। स्टार्ट आपने किया होगा जनाब प्रेफर्ड स्टॉक से,
15 मिलियन। एग्जिस्टिंग डेट है आपका 360। देयर इज नो न्यू डेट, तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे जीरो हो गया ये, या तो आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं, मेरे से समझाने के लिए लिख दिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपके पास 1140, टैक्स आपने लेस किया 456, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया हमारे पास 684, प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड दे दिया 4 मिलियन का 12%, दैट इज 480, अर्निंग अवेलेबल टू स्टॉक होल्डर कॉमन स्टॉक इज 204, नंबर ऑफ शेयर्स 8 लाख, EPS बिकम 0.255। ठीक है जी, डन। चलिए थर्ड वाला निकालिए जरा। ब्रेक ब्रेक जाने की, जब तक ये सवाल पूरा नहीं हो जाएगा नहीं जाने दे सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा ऑप्शन ये था कि हम कॉमन स्टॉक इशू कर दें, 4 मिलियन के कॉमन स्टॉक इशू कर दें 16 रुपए पर शेयर के ऊपर, पर शेयर के ऊपर। ₹16 पर शेयर के ऊपर 4 मिलियन के कॉमन स्टॉक इशू कर दें। मैंने पास किया था मतलब? नहीं नहीं, मेरा तो खैर वैसे ही, अगर मैं आना चाहूँ तो शायद बगैर पास के आने दें, मुझे तो शायद वैसे ही बगैर पास के आने दें शायद, लेकिन तो यहाँ इस कैंपस में या वहां पर है हैदरी में? अच्छा वो किसी उसमें है, बैंक्वेट में है। सही सही। तो आपने क्रिकेट टीम वगैरह डाली आप लोगों ने, बॉयज ने, क्रिकेट टूर्नामेंट में? 7 पूरे 7 दिन कोई ना कोई एक्टिविटी ना, यस। गर्ल्स डे, गर्ल्स फुटबॉल खेलेंगी। जल्दी बेटा जल्दी, टाइम नहीं है। नहीं, ये कहीं भी डिडक्ट नहीं होगा, करना पड़ेगा। वो तो मैं कर ही दूंगा डेफिनेटली, हर दफा मैं ही करता हूँ। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं, आप तो कोई फिल्म चल रही है यहाँ पे, स्लाइड पर स्लाइड चेंज होती चली जा रही है, तो अंदाजा हुआ मुझे पेपर चेक करते हुए। पता नहीं इतनी सारी स्लाइडें कहाँ चली गई, सर के ऊपर से गई सारी शायद। मैंने शायद पहले भी एक दफा कहा था शायद कि सबसे ज्यादा A1 भी पूरी यूनिवर्सिटी में मैं देता हूँ, और सबसे ज्यादा फेल भी मैं करता हूँ सबसे ज्यादा। हाँ आप पूछें लोगों से। आप ज्यादा बेहतर जानते, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर तो आप जानते हैं। ऑप्शन बी, पहले ए से तो पूरा कर लें। आंसर आपका आना चाहिए 0.651, EPS आनी चाहिए 0.651।
आइए जनाब बोर्ड पे थे, मैं ही करा देता हूँ हमेशा की तरह, टाइम थोड़ा कम है। द लास्ट वन इज कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक में ना आपने डेट इशू किया है ना ही आपने प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया है। स्टार्ट हम करेंगे वहीं से 1.5 मिलियन से। एग्जिस्टिंग डेट माइनस कर देंगे 360। इंटरेस्ट ऑन न्यू डेट इज नथिंग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1140। 40% टैक्स ब्रैकेट 456। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 684। देयर इज नो प्रेफर्ड डिविडेंड, ठीक है जी, प्रेफर्ड डिविडेंड भी कोई नहीं है। अब यहां पर आगे कॉन्सेप्ट चेंज होगा। 4 मिलियन के हमने डेट इशू किए, स्टॉक इशू किए, बताइए कितने शेयर इशू किए होंगे? 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 16, तो हमने नए शेयर इशू किए 2.5 लाख। 8 लाख शेयर हम पहले इशू कर चुके थे, तो न्यू शेयर्स कितने हो जाएंगे मिला के? 10,50,000। तो अब आपके पास आ गए न्यू कॉमन स्टॉक शेयर्स। 8 लाख प्लस 4 मिलियन का 16, दैट इज 10,50,000। ईपीएस निकालने के लिए अब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो दैट शुड बी 0.651। सो विच ऑप्शन इज द बेटर वन? क्या करें अगर हमें ईपीएस की बुनियाद पे फैसला करना हो तीनों ऑप्शन में से? लास्ट वन इज कॉमन स्टॉक इज द मोर सूटेबल ऑप्शन, बिकॉज इसके अंदर हमारा ईपीएस सबसे ज्यादा आ रहा है, $0.6 पर शेयर। सेकंड वाले में आ रहा है $0.2 और उससे पहले वाले में आ रहा है $0.4। ठीक है, डन हो गया। चलें आधे घंटे का आप लोग ब्रेक करें, ब्रेक के बाद फिर आप लोग आइए, आपके अटेंडेंस, आपके मार्क्स और इस चैप्टर के 2-3 सवाल और हैं वो करते हैं स्टार्ट। नहीं, चैप्टर थोड़ा लेंथी है ये। ओके, अभी हमने इस पार्ट के अंदर ईपीएस कैलकुलेट की तीनों की, ठीक है जी, तीनों क्वेश्चंस की हम लोगों ने तीनों केसेस के अंदर के डेट क्या होता है, डेट भी हमने कुछ आपकी चीजें की, उसके बाद और फिर उसके बाद हमने डेट की, प्रेफर्ड स्टॉक की और कॉमन स्टॉक, तीनों की हमने जो है वो ईपीएस कैलकुलेट की। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंप्यूट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। आप कह रहे हैं जनाब जरा फाइनेंशियल लिवरेज निकाल के दिखाएं कि हर केस का फाइनेंशियल लिवरेज क्या बनेगा। फॉर ईच ऑल्टरनेटिव एट द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ EBIT लेवल ऑफ 1.5 मिलियन, कि अगर 1.5 मिलियन की अगर आपका EPS है, आपकी EBIT है, तो उसके ऊपर आपकी जो है वो लिवरेज क्या बनेगी। तो जनाब पहले हम निकालते हैं वन बाय वन करके तीनों चीजों का। पहले हम निकालते हैं डेट का फॉर्मूला। DFL बड़ा आसान सा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज अगर आपने निकालनी है या फाइनेंशियल लिवरेज अगर आपने निकालनी है तो इट यूज वेरी सिंपल, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है जी, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ हमने इसको काम करना है। आइए जरा केस नंबर 1 पे चलते हैं वापस और देखते हैं कि हमारे पास जब हमने इसको कैलकुलेट किया था तो हमारे पास ये दोनों चीजें क्या क्या आ रही थी। ये आ गया हमारा डेट वाला केस। तो पहले हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये है आपके पास 15 मिलियन, 1.5 मिलियन। और दूसरी हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना है, दैट इज 348,000। सिंपल हमने इन दो चीजों को आपस में डिवाइड कर देना है। तो 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 3.48, योर आंसर शुड बी क्या आ रहा है जनाब? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ 580 है। अच्छा अच्छा, वो है तो ये सही है, यहां पर होना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 580। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 580, दैट इज 2.59 टाइम्स।
अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी EBIT 1% चेंज होती है तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.59% टाइम्स क्या होगा? चेंज होगा। तकरीबन 2.5% आपका प्रॉफिट बढ़ेगा अगर आप 1% की EBIT क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। एंड वाइसा वर्सा, 1% से अगर EBIT डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट जो डिक्रीज करेगा वो करेगा 2.59% टाइम्स से। बिल्कुल, EBIT बढ़ेगी, जिस रेशो से बढ़ेगी उसी रेशो से प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जिस रेशो से कम होगी उसी रेशो से प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। अच्छा, जब हम आएंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ, दैट इज कॉल्ड दी डेट। अभी तो हमने निकाल लिया अपना डेट पे तो निकाल, अब हम निकालते हैं प्रेफर्ड स्टॉक का। तो प्रेफर्ड स्टॉक में जरा सा एक फॉर्मूले में चेंज है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला रिमेन्स सेम, EBIT divided by profit before tax minus preferred dividend divided by 1 minus tax percent। क्यों हमें इसके ऊपर, जब हम बात कर रहे होते हैं प्रेफर्ड स्टॉक की, तो हमें टैक्स के ऊपर हमें रिबेट मिलता है। अगर आपको याद हो तो हमारा जो टैक्स ब्रैकेट था वो कितना था? 40% था। तो वो 40% जब हम इसको एज ए इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली वो हमारे प्रॉफिट में से एज ए इंटरेस्ट माइनस होगा। तो उसके ऊपर जब हम कोई टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर हमको रिबेट देती है कि अगर आपने जो भी अमाउंट किया है, तो उस टैक्स के रिबेट को अवेल करने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में जरा सी चेंज करते हैं कि जो हमारा प्रेफर्ड डिविडेंड आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स परसेंटेज से। टैक्स परसेंटेज कितनी थी? 40%। तो 1 माइनस टैक्स परसेंट हो जाएगा 0.6% हो जाएगा। ये देते हैं क्योंकि वो ऐसे इंटरेस्ट ट्रीट किया जाता है। नाम उसका जो है वो प्रेफर्ड होता है, स्टॉक होता है, बट इट इज प्रेफर्ड लाइक इट इज ट्रीट लाइक एन इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि आपको हर साल क्या करना पड़ता है, वो आपने देना पड़ता है। दोनों पे लगता है, दोनों पे टैक्स लगता है। सो अगर हम इसको लेके चलें तो 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 11,40,000 माइनस 480 डिवाइडेड बाय 0.60। 1 माइनस टैक्स परसेंटेज हो गया 0.60। कैलकुलेट करें तो आंसर निकाले क्या आता है? ये टैक्स रिबेट का, टैक्स का जो 40% हमारा पेमेंट हुई थी ना, उसको हमने कवर करने के लिए, उसको रिबेट करने के लिए हम इसको 60% से डिवाइड कर देते हैं। रिबेट का मतलब ये होता है कि सपोज कर लें आपने जो टैक्स पेमेंट की है, तो गवर्नमेंट आपके टैक्स शेड्यूल को देखते हुए अगर आपने लेट सपोज 2 दफा टैक्स पे कर दिया है या 2 जगहों पर टैक्स पे कर दिया है, तो उसको वो कंपनसेट करती है। आपको कुछ पैसे क्या करते हैं, फिर वो आपको रिटर्न करते हैं, और अगर आपने कम पे किया होता है तो अल्टीमेटली क्या करने पड़ते हैं, आपने उसको पे करने पड़ते हैं। तो वो जो डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पर जो है वो एज ए ट्रीट करते हैं एज ए टैक्स रिबेट। तो ये टैक्स रिबेट फैक्टर कहलाता है, 1 माइनस टैक्स परसेंटेज। अभी बता दें, दोबारा से समझा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, पहले कैलकुलेट करें। और ये सिर्फ प्रेफर्ड स्टॉक पे लगता है, डेट के ऊपर इतना काम नहीं है इसका। पॉइंट 60। अब इसमें से उसको माइनस कर दो, 14,40,000 में से 8 लाख को माइनस करो, जो आंसर आए उसको फिर 1.5 मिलियन से डिवाइड करो। टू पॉइंट 4.41 बिल्कुल सही, यही था। So degree of financial leverage when it comes to preference shareholder, that is classified as 4.41%। तो जितना डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होगा उतना ही रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर 1% EBIT चेंज होगी पॉजिटिव, तो 4.4% से आपका जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। और अगर 1% से ये डिक्रीज होती है, कम होती है,
तो डेफिनेटली इसमें फिर इसी तरीके से क्या होगा, डिक्रीज भी होगा, लॉस भी इसी तरीके से होगा। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक से निकालते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। DFL is EBIT डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अपना वही पुराना वाला फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्या था हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑप्शन नंबर 3 11,40,000, बिल्कुल सही। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,40,000 था और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में हमारी EBIT थी 15 लाख की। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1.31, तो कंक्लूजन आपने लिखा जी ऑप्शन सी इज सेलेक्टेड ड्यू टू हायर EPS। इसकी EPS सबसे ज्यादा है और इसका जो लिवरेज है, फाइनेंशियल लिवरेज है, वो सबसे कम है। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर आता है वो सबसे ज्यादा जो है वो कम इसी के अंदर आता है। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड। अच्छा जी, मैंने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज करा दिए थे, तीनों जवाब लोग नहीं थे तो जरा सा इसका देख लीजिए फॉर्मूला वगैरह। दिस इज द फर्स्ट वन, डेट EBIT डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फर्स्ट केस का 1.5 मिलियन की आपकी EBIT है और 580 का जो है वो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ये उसी का जो सा पार्ट बी था ना, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालनी थी। कंप्यूट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज फॉर ईच ऑल्टरनेटिव एट द एक्सपेक्टेड लेवल EBIT लेवल ऑफ 1.5 मिलियन। तो ये इसका फर्स्ट है, EBIT डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। जी, DFL। ठीक है जी, डन। इसी तरह से जब सेकंड कराया था तो उसमें फॉर्मूले में जरा सा चेंज है। EBIT डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर हम टैक्स रिबेट की कैलकुलेशन करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स परसेंटेज, ये टैक्स रिबेट फैक्टर कहलाता है, जो कि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो है वो लगता है। प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर टैक्स रिबेट लगती है आपकी गवर्नमेंट से कुछ, ये डिनोमिनेटर में प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स परसेंटेज। टैक्स ब्रैकेट 40% था। सो जब आपने वैल्यूज पुट की तो आंसर आपके पास आएगा 4.41 टाइम्स टैक्स 40% ब्रैकेट था तो 1 माइनस टैक्स हो गया, 60% आ गया 0.6।
ठीक है, डन। आइए नेक्स्ट पे करते हैं। थर्ड ऑप्शन इज फॉर कॉमन स्टॉक, द फॉर्मूला रिमेन्स सेम, EBIT डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर में जो है वो चेंज है फॉर्मूला, बाकी सब में जो है वो सेम है बिल्कुल। तो ऑप्शन 3 में देखिए EBIT तो आपकी सेम ही रहेगी, दैट इज 1.5 मिलियन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करें कितना है आपका ऑप्शन 3 में, 11,40,000, बिल्कुल सही। पुट करें, आंसर निकालें इसका। किधर क्या बना, 1.31, बिल्कुल सही, 1.31 टाइम्स, दैट इज योर दी फाइनल ऑप्शन। तो हमसे क्या जा रहा था, बताइए जनाब कौन सा हमने ऑप्शन एक्सेप्ट करना है। तो यहां पर अगर आप देखें तो बेस्ट EPS किसकी है, कॉमन स्टॉक की, और लोएस्ट फाइनेंशियल लिवरेज भी किसकी है, कॉमन स्टॉक की। तो फाइनेंशियल लिवरेज का रूल ये है, द लोएस्ट द बेटर, जितना कम होगा उतना हमारे लिए जो है अच्छा है। और EPS का फॉर्मूला ये है कि हाईएस्ट द बेटर, जितना ज्यादा हाईएस्ट होगा उतना हमारे लिए जो है वो चीज अच्छी है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, ठीक है। EPS जितनी ज्यादा होगी अल्टीमेटली हमारा जो फाइनेंशियल लिवरेज है उतना ही क्या होगा, हमारा वो कम होगा, बेटर होगा जी। फाइनेंशियल लिवरेज जितनी कम होगी इसका मतलब उस कंपनी का रिस्क फैक्टर उतना ही क्या है, कम है। फाइनेंशियल लिवरेज शो कर रही होती है कि आपने कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना है। जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आप ज्यादा पे करेंगे आपकी फाइनेंशियल लिवरेज उतनी क्या होती चली जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि यहां पर आपसे कह रहे थे विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रेफर, हाउ मच वुड EBIT नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेटर इन टर्म्स ऑफ EPS। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल लेवरेज सबसे कम आ रहा है, ना इसमें डिविडेंड दे रहे हैं और ना उसमें प्रेफर्ड डिविडेंड का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ना ही उसमें न्यू डेट का हो रहा है। तो इंटरेस्ट सबसे कम पे कर रहे हैं, तो EPS सबसे ज्यादा आ रही है। EPS सबसे ज्यादा आ रही है तो फाइनेंशियल लिवरेज सबसे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसमें प्रेफर्ड स्टॉक में सबसे ज्यादा इसके आप पास आपके पास आ रही है कि आपके पास 0.25 के टैक्स रिबेट का फैक्टर इस पे अप्लाई हुआ है, तो इसने इसकी फाइनेंशियल लिवरेज क्या कर दी है, बढ़ा दी। सो ऑप्शन सी इज सिलेक्टेड। अच्छा जी, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, क्योंकि अब हम फाइनेंशियल लिवरेज को हमने वाइंड अप करना है, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा हमने एक रेशियो पढ़ना है, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट सर्विसिंग रेशियो। ये दो रेशियो हमने फाइनेंशियल लिवरेज के साथ साथ जो है वो करने होते हैं कि जनाब आपने अपने इनकम में से कितना हिस्सा इंटरेस्ट की फॉर्म में क्या करना है, पे करना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि आपकी इनकम का कितना हिस्सा किसमें चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और डेट सर्विसिंग ये बताती है कि आप अपने पूरे साल में कितना प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे और उसके ऊपर कितना आपने इंटरेस्ट क्या करना है, वापस करना है। तो दैट इज कॉल्ड डेट सर्विसिंग। इंटरेस्ट कवरेज सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे फोकस करता है, डेट सर्विसिंग इंटरेस्ट भी शो करती है, प्लस जो आप प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर रहे हैं वो भी आपको जो है वो इसमें शो करनी पड़ती है कि हम कितना प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे। तो इन दोबारा बोलिएगा, लोन का कितना अमाउंट आपने वापस करना है, द प्रिंसिपल वैल्यू प्लस उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट वापस कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं नहीं, पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग बहुत ज्यादा है, तो हमने क्या करना होता है, हमने दो चीजें पे करनी होती है। जो एग्जिस्टिंग डेट है उसका आपने जो है वो इंटरेस्ट पे करना है, प्लस जो लोन का पोर्शन आपने क्या करना है, वापस करना है, रिटर्न करना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो दैट बिकम डेट सर्विसिंग। चलिए जी, एक छोटा सा सवाल देखते हैं। टॉक कंपनी हैज 7.4 मिलियन इन ए लॉन्ग टर्म डेट हैविंग द फॉलोइंग पेमेंट शेड्यूल। एक टॉर्क कंपनी के ऊपर 7.4 मिलियन का जो है वो डेट है, 15% सीरियल बॉन्ड्स हैं, 1 लाख पेबल एनुअली इन प्रिंसिपल। इनके ऊपर जनाब आपने 1 लाख हर साल क्या करना पड़ता है,
वापस करना पड़ता है प्रिंसिपल वैल्यू, और साथ में इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है आपने, टोटल वैल्यू का 15%। टोटल आपके पास है 24 लाख के ये बॉन्ड्स, जिसमें 1 लाख आप वापस करेंगे प्रिंसिपल, और साथ में इंटरेस्ट पे करेंगे कितना, 15%। 13% फर्स्ट mortgage bonds, 1.5 लाख पेएबल एनुअली इन प्रिंसिपल, एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 30 lakhs। 30 लाख के ये टोटल आपके पास बॉन्ड्स हैं, जिसमें से 1.5 लाख आपने वापस करना होगा हर साल प्रिंसिपल, और अमाउंट का 13% क्या देना पड़ेगा आपने, इंटरेस्ट। 18% subordinate debentures, interest payable until maturity of 10 years, that is to 20 lakhs। इसका मतलब ये है कि आपने फिलहाल इसका कोई प्रिंसिपल वापस नहीं करना। 20 लाख पे सिर्फ आप क्या देते रहेंगे, 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देते रहेंगे। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो आखिरी पेमेंट के साथ साथ लोन की प्रिंसिपल वैल्यू भी क्या कर दी जाएगी। Common stock has a book value of 8.3 million and the market value of $16 million. The corporate tax rate is 50%. Torque is in cyclical business. It is expected EBIT is 2 million. ये आपको ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो EBIT आ रही है वो कितनी आ रही है, with a standard deviation of 1.5 million। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। The average debt equity ratio other company in the industry is 0.47। जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनका जो डेट रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.47। तो हम ये कंपेयर करके देखेंगे कि इंडस्ट्री के मुकाबले में हमारे हालात जो हैं कंपनी के वो कैसे हैं। आइदर वी आर बेटर देन द इंडस्ट्री और वी आर स्ट्रगलिंग विद द इंडस्ट्री। दो चीजें आपने निकालनी जनाब, डिटरमाइन द इंटरेस्ट कवरेज एंड डेट सर्विसिंग रेशियो। दो बातें कह रहे हैं आपसे जनाब, पहले इसका इंटरेस्ट कवरेज निकाल दीजिए कि आपने इंटरेस्ट कितना पे करना है, और साथ ही साथ बता दीजिए डेट सर्विसिंग रेशियो फॉर दी कंपनी। आंसर आपके सामने गिवन है। एक आंसर आपके पास आना चाहिए 1.80 और एक आपके पास आंसर आना चाहिए 1.24। और दूसरे में आपने एक थ्योरेटिकल सवाल करना है, डस टॉर्क हैव टू मच डेट। अपने आंसर को हम 0.47 से कंपेयर करेंगे। अगर हमारा आंसर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम इंडस्ट्री के मुकाबले में ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और अगर कम आ रहा है तो डेफिनेटली हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस इंडस्ट्री के मुकाबले में क्या है, कम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट हेडिंग डालिए जरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में सबसे पहले हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस मालूम करना है कि टोटल हम इंटरेस्ट देंगे कितना। आइए जरा देखते हैं इसमें से आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 3 लोन्स हैं, हर लोन की अपनी अपनी परसेंटेज है। पहला लोन कितना है हमारा, 24 लाख, और उस पर आप कितना इंटरेस्ट देते हैं हर साल, जरा निकालिए कितना बन गया, 360। दूसरा है हमारे पास 30 लाख, 30 लाख का 13%, ₹4,50,000 हो गया। आखिरी वाला है 20 लाख, 20 लाख का 18%। जो भी आप बता रहे हैं वो मैं सुन रहा हूं बस। लास्ट वन इज, चलें देखते हैं आपके आंसर मेरे आंसर टैली करते हैं। फर्स्ट वन इज 360, सेकंड वन इज 3,90,000 एंड द लास्ट वन इज 3,60,000। टोटल कर लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट कितना बना हमारा, इट्स 11,10,000। ये आपका बन गया टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि आपने पे करना है। ऑब्वियसली इट्स अ फिक्स्ड एक्सपेंस। सेकंड वन इज, आंसर आपने बताना है जनाब आपकी इनकम का कितना हिस्सा इंटरेस्ट में निकल जाता है। ठीक है जी, आपकी इनकम का कितना हिस्सा किस में निकल जाता है। तो टोटल इनकम कितनी थी हमारी कंपनी की, ये देखिए, इट इज एक्सपेक्टेड EBIT इज 2 मिलियन। हमारी जो अर्निंग्स हैं वो है 2 मिलियन की, और 2 मिलियन में से हम 11,10,000 इंटरेस्ट में पे कर देते हैं। So the interest coverage ratio is EBIT divided by total interest expense.
जी जनाब, क्या आंसर आया आपका? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अर्निंग का 1.8 टाइम्स किसमें चला जाता है? आपकी इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। अच्छा जी, इंडस्ट्री का एवरेज क्या था इंटरेस्ट का? द एवरेज डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द अदर कंपनी इज 0.47। हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1.80। सो हमारा इंडस्ट्री से एवरेज बहुत ज्यादा है। सो वी कैन से दैट यस वी हैव टू मच डेट, वी हैव टू मच डेट, और इसको हमने जो है वो कम करने की जरूरत है। आ रहे हैं डेट सर्विसेज में आते हैं। डेट सर्विसिंग में अब आपने प्रिंसिपल अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। इंटरेस्ट तो कर ही लिया है हम लोगों ने, प्रिंसिपल अमाउंट चेक करें। फर्स्ट लोन के कितने पैसे वापस करने हैं और सेकंड लोन के कितने वापस करने हैं? 150। तो टोटल कितना हो गया इसका मतलब? एक लाख आपने फर्स्ट वाले बॉन्ड्स पे करने, 1.5 लाख आपने सेकंड वाले बॉन्ड्स पे करने, वापस करने प्रिंसिपल वैल्यू। टोटल प्रिंसिपल पेमेंट है हमारे पास 2 लाख। डेट सर्विसेज रेशियो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, यानी फर्स्ट फॉर्मूला रिमेन सेम, साथ में आगे सिर्फ और सिर्फ क्या लग जाता है? प्रिंसिपल अपॉन 1 माइनस टैक्स परसेंटेज, दैट इज योर रिबेट फैक्टर। जहां जहां पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं वहां वहां पर आपको रिबेट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। So that is principal divided by 1 minus tax percentage. We are in the 40% tax bracket, I guess. 50%. 50% tax bracket apply करें, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है डेट सर्विसिंग रेशियो का। ठीक है, डन जी। वैल्यूज पुट करी आपने, 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 110 प्लस 240। पहले इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे, इसका आंसर निकाल के फिर इसमें प्लस करेंगे। मेरे पास आ रहा है 1.24, सही है, 1.24 टाइम्स। जी स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ आप लोगों को? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये यहाँ पे, ये मैंने हेडिंग चेंज कर दी है यहाँ पे, ये डेट सर्विसिंग रेशियो, ये बताता है कि आपने इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट कितनी वापस करनी है, आपकी अर्निंग का कितना पोर्शन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट में जो है वो क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। यानी आप जो 2 मिलियन कमा रहे हैं उसमें से आप 11 लाख तो क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं, साथ में 2.5 लाख रुपए क्या दे रहे हैं उसके ऊपर, तो तकरीबन 13.5 लाख रुपए आपके किस में चले जाएंगे? इंटरेस्ट, और उसको वापस करने में जो है वो निकल जाएगा। तो ये आपका जो रेशियो बनता है दैट इज 1.24 टाइम्स बनता है। ठीक है जी, डन। एनी क्वेश्चन? हाँ, क्योंकि इसके ऊपर आपको टैक्स की रिबेट भी मिली ना, इस फैक्टर ने आके आपकी जो अमाउंट थी जो थोड़ी बहुत क्या कर दी, उसकी वजह से क्या कर दी, एक गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है वो आपके टैक्स के ऊपर छूट मिलती है, ब्रैकेट में मिलती है, क्योंकि आपके टैक्स रेट्स की वजह से आपकी इनकम कम हो जाती है, तो इस वजह से आपको जो टैक्स रिबेट मिलती है तो उससे आपका फैक्टर क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया।
ओके जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, खत्म करते हैं आज का लेसन। एक सवाल आपसे करवा रहे हैं, देखिए आप लोगों ने आज की क्लास में क्या कुछ सीखा। शाबाश, जल्दी से, सिंपल, जल्दी से, शाबाश, बाहर फेंक दो बेटा। What is the company's monthly fixed operating cost? फिक्स्ड कॉस्ट निकाल के दिखाइए जरा कंपनी की इस वक्त क्या आ रही है। The Andrew company is all equity finance firm. All equity finance firm का मतलब क्या हुआ? लोन है ही नहीं इस कंपनी के पास, जितनी भी है सबकी सब शेयर होल्डर इक्विटी है। It earns monthly after tax 24,000 on the sales of $8,80,000. टोटल सेल्स है 8,80,000, जिसपे से इसके जो प्रॉफिट आता है वो कितना आता है, बाकी में आ जाती है इसकी कॉस्ट। The tax rate of the company is 40%. The company only product the desktop sells for 200, of which 150 is variable cost. सेलिंग प्राइस दे दी है $200, वेरिएबल कॉस्ट दे दी है 150। आपसे कह रहे हैं कंपनी की फिक्स कॉस्ट तो निकाल के दिखाइए। आया 180 आया आंसर किसी का? भूल ना जाओ मेरे से, मैंने इसके सामने रखे हैं निकाल के, मैं भूल ना जाऊं। नहीं नहीं, इट्स जस्ट अ वेकअप कॉल फॉर यू गाइस। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वी हैव स्टिल 4 months to go, 4 weeks to go। मैं कहा शायद ऐसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए 4 months भी हो जाए, जिस तरह के उनके हालात चल रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोग कोर्स ही ड्रॉप कर दें इसको देखकर। हैरत की बात है यार। बस चले जी देखते हैं, आइए जरा बोर्ड पे आया, किसी का आंसर आया? चले मैं बताता हूं कैसे करते हैं हमेशा की तरह। टोटल सेल्स कितनी है कंपनी की? 880, और एक यूनिट कितने में बिकता है? तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे के निकालें? सिंपल, डिवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूनिट सोल्ड निकाल लेते हैं। सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट सेलिंग प्राइस। सेल्स डिवाइडेड इज 8,80,000 डिवाइडेड बाय 200
So you have sold units of 4,400 units. क्लियर हो गई बात? बस ये करना था. अब देखें खुद ब खुद सवाल ओपन हो गया. तो अब आपके पास सेल्स आ गई जनाब 8,80,000. लेस कर देंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट. 4,400 सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट आई गेस 150 थी. तो वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस कर दीजिए. 4,400 मल्टीप्लाई बाय 150, आंसर शुड बी 660. चलिए जी, कंट्रीब्यूशन बताइए कितना हो गया? 220 का कंट्रीब्यूशन हो गया. बीच में एक फिक्स कॉस्ट की फिगर मिसिंग है जो हमको नहीं पता, लेकिन हमें प्रॉफिट पता है. कितना था? 24,000 का प्रॉफिट हमको पता है. तो 220 में से 24 को माइनस कर देंगे तो आपका फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 196,000. देखते हैं जरा. अच्छा, इस पर टैक्स भी लगाया इसने 180, क्योंकि ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पूछ रहा है ये. तो नेट प्रॉफिट में फिर अल्टीमेटली हमें क्या माइनस करना है? इसमें से टैक्स भी माइनस करना है. तो जो भी आपके पास टैक्स आएगा फिर उसको माइनस करें. 40% का टैक्स ब्रैकेट लगाएं इसमें. तो योर आंसर शुड बी 180. सही, टैक्स लगा के 180 आंसर आ रहा है आपके पास. Next one is, what is the monthly break even point in units and in dollars? दोनों में आपने ब्रेक इवन पॉइंट बताना है. बातें नहीं भाई. निकालिए ब्रेक इवन पॉइंट. फॉर्मूला क्या था ब्रेक इवन का? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन. फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट अभी हमने निकाली कितनी? 180. सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी? 200. वेरिएबल कॉस्ट इज 180. 1,80,000 divided by 50, that should be 180,000 divided by 50 कितना बना? 8,000 3,600 आ गई यूनिट्स में. आपसे कह रहे हैं डॉलर में भी निकाल दें. तो 3,600 एंड द सेलिंग प्राइस इज 200. तो अगर हमें डॉलर में चाहिए तो हम सिंपल क्या करेंगे? 3,600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से. तो दैट शुड बी 7,20,000. सो द डॉलर में आपके पास जो आपके पास ब्रेक इवन आ गया, दैट इज 7,20,000. सेलिंग प्राइस से तो हमें डॉलर्स के अंदर पता चल गया कि हमारा ब्रेक इवन जो सेल है वो कितनी होनी चाहिए. ठीक है जी, डन. ओके, अब आपने करना है क्या? जरा घर में 2-3 काम करने हैं. जरा सा फिलहाल ये था, इसमें रखते हैं. एक इसके आगे का 2-3 स्लाइड्स के क्वेश्चंस हैं आगे जो आपने सॉल्व करने हैं इसके. ये तो मैंने करा दिया यहां तक. अब आपसे कह रहे थे इसी सवाल में आगे कह रहे हैं कि जो है वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालें मुख्तलिफ सेल्स लेवल के ऊपर.
सवाल एक दफा ओपन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कंप्यूट एंड प्लॉट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, इसका आपने ग्राफ भी बनाना है, वर्सेस क्वांटिटी प्रोड्यूस एट द सोल्ड फॉर द फॉलोइंग पॉसिबल मंथली सेल्स। 400 यूनिट सेल करेंगे तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा, 4400 करेंगे तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा, 4800, 5200, और इस तरह से मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर आपने क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। फॉर्मूला आपके सामने, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा था, जी जनाब, क्या था, करंट सेल्स डिवाइडेड बाय करंट सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब हमने इसको मुख्तलिफ लेवल्स पे कैलकुलेट करना है। पहला लेवल उन्होंने हमको दिया हुआ है 400,000 यूनिट्स के ऊपर, तो 4000 यूनिट्स को हमने करंट सेल्स में रखा, करंट सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, जो हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बना वो कितना बना, 10। इसी तरह से हम 400 का क्या करते चले जाएंगे, इजाफा करते चले जाएंगे। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, सेल्स अगर बढ़ती है तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ना चाहिए या मजीद कम हो जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम सेल्स बढ़ाएंगे तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन हमारा जो फिक्स कॉस्ट वाला पोर्शन है वो जल्दी कवर होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। सो इट मींस दैट कि जब हमने जैसे ही यूनिट्स 4400 सेल किए तो जो हमारा लिवरेज पहले 10 पे था अब कितने पर आ गया, 5.5 पे। जैसे ही हमने और किए 4800, नाउ द लिवरेज बिकम 3.25। जैसे जैसे हम सेल्स बढ़ाते चले जा रहे हैं हमारा रिस्क फैक्टर क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपके सामने बनकर आएगा कि जब आप 4000 पे थे तो हाईएस्ट पॉसिबल रिस्क आपके सामने था, मैक्सिमम रिस्क था, लेकिन जैसे जैसे आपने इसका जो है वो सेल्स अपनी बढ़ानी शुरू की, द डोल बिकम रिड्यूस और रिस्क फैक्टर क्या होता चला गया, हमारा कम होता चला गया। ठीक है जी, तो ये 2-3 इसके सवालात आगे भी हैं, इसको काइंडली घर आके जरूर करिएगा। ये जो हैंडआउट से क्वेश्चन मैं देता हूँ ये सिर्फ इसीलिए देता हूँ कि आप लोग घर आके इसकी प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद वो चीज ही मैं तकरीबन एग्जाम्स वगैरह में पूछता हूँ। तो 3-4 सवाल इसके और हैं, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर का, इसको जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ये आपके फाइनल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। तो ये आपको मैं इसका आंसर भी गिवन है ताकि जब आप इसको देखें तो फिर अल्टीमेटली आपको इसमें सारी चीजें मिल जाएं। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए स्लाइड्स के ऊपर इसको ओपन कर दिया कि वीडियो के अंदर ये आ जाएगा, तो फिर डेफिनेटली आप इसको वीडियो के थ्रू भी जो है वो देख लेंगे। ठीक है जी, तो दैट विल बी द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, अभी आपकी अटेंडेंस होना बाकी है और साथ ही साथ आपके पेपर्स भी दिखाने बाकी है, तो अभी 10 मिनट का काम और है, तो जरा सा बैठिए जरा 2 मिनट। अच्छा जी, क्विज 2 27 नवंबर, दैट इज ऑन नेक्स्ट संडे, शाम 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 6 घंटा ये क्विज आपका ऑनलाइन रहेगा। 3 टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे, कैपिटल अप्रेजल, रेशियो एनालिसिस, लिख लीजिए ताकि याद रहे आपको, कैपिटल बजटिंग, रेशियो एनालिसिस और ब्रेक इवन एंड लिवरेजेस आज तक। ठीक है जी, तो ये हमारा क्विज 2 होगा, कुछ 10 एमसीक्यूज आपने करने होंगे 20 मिनट के अंदर, जैसे आपने पहले किया था, तो उसको आपने वैसे ही करना है। संडे वाले दिन मिस मत करिएगा वरना फिर ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अच्छा जी, इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप वीडियो, स्टॉप रिकॉर्डिंग।